हम आपकी मुलाकात हैदराबाद के पहली लेडी पायलट से करवा रहे हैं, जिनका नाम सैयदा सलवा फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का वीडियो है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या कामयाब बनना चाहते हैं, एक ऊंचे मकाम पे पहुंचना चाहते हैं एजुकेशन के ज़रिए या अपनी मेहनत के ज़रिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है और बहुत इंस्पायरिंग वीडियो है। आप इसको सुनेंगे, आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आपको एक नॉलेज मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक लेडीज़ हैं, ये लेडीज़ अपने मेहनत के बलबूते और दूसरों की मदद की वजह से ये इस मकाम पे पहुँचे जो ये आज के दौर में महीने का लाखों रुपए की सैलरी में ये काम करते हैं और बहुत ही इज्जत के साथ अपने पर्दे के साथ जॉब करते हैं। बहुत ही आसान जॉब है और बहुत ही इज्जत रिस्पेक्ट भी इनको मिलता है और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश भी हैं और ये सब कुछ हासिल किए किसी की सपोर्ट की वजह से। जो मैं वीडियो बनाता हूँ, शुरू से मेरा यही पैगाम हर वीडियो में मैं देने की कोशिश करता हूँ, आप एक दूसरे का सपोर्ट करें। बिना सपोर्ट के किसी की औकात इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपना सपना पूरा कर सके। दुनिया में कितना भी आप अमीर हो सकते हैं या कितना भी आप तुर्रम खान हो सकते हैं, बिना सपोर्ट के, बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज के, बिना किसी के हेल्प किए आप कहीं भी पहुंच नहीं सकते। क्योंकि हर इंसान को हर चीज़ मालूम हो ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मालूम रहता है। हर किसी का टैलेंट, हर किसी का नॉलेज डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हमेशा चाहिए, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, उसे चाहिए एक दूसरे का सपोर्ट करे, एक दूसरे से ताल्लुकात, रिश्तेदारी, मोहब्बत अच्छा रखें, ताकि ज़िंदगी में आपको कामयाबी हासिल करने के लिए कभी शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, ना पीछे कदम हटाना पड़े। आप हमेशा कामयाब होंगे और एक ऊंचे अच्छे मकाम पे पहुंचेंगे। आप इस लड़की का वीडियो सुन के, इन मैडम का वीडियो सुन के आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस वीडियो में हमारे इंडिया के हर स्टेट के गवर्नमेंट से गुजारिश है, आप भी इस तरीके से अपने स्टेट के लड़की हो या लड़का, उनको सपोर्ट ज़रूर करें, उनको सुने, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनको हेल्प करें। आप देखिए ये तेलंगाना है, यहाँ की गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। उस गवर्नमेंट की वजह से ये मैडम, ये हमारी बहन आज इस मकाम पे है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी स्टेट की हो, वहाँ की आवाम, वहाँ की पब्लिक अगर तरक्की करेगी, कमा के अपने ही स्टेट में लाएगी, अपने स्टेट का इकोनॉमी आगे बढ़ेगा, अपना देश का नाम भी रोशन होगा। और गवर्नमेंट इसीलिए बनती है, इसीलिए चुना जाता है, वो आवाम का सपोर्ट करे, ना कि आवाम से दुश्मनी या नफरत करे, जात के, बिरादरी के, धर्म के सब भाव में उनसे नफरत करे। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इसीलिए चुना जाता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका मदद किया जाए, उसका हेल्प किया जाए ताकि काम आसान हो सके। तो खैर, आप इन मैडम का वीडियो सुने, फिर हम आखिरी में बात करते हैं। आदाब मैडम। आदाब। आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आपको एक पायलट बनने का ख्याल कैसे आया? मैं जब स्कूलिंग कर रही थी, 9th स्टैंडर्ड में, मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा। ऐसे ही बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर टेबल पे पढ़ा था। जब मैंने उस न्यूज़पेपर में पढ़ा तो उसमें एक आर्टिकल था एविएशन के बारे में। उसमें लिखा था कि ऑल ओवर इंडिया में देयर आर 3 वुमेन पायलट्स और एक भी नाम मुस्लिम्स में नहीं था।
तो वो चीज़ मुझे अंदर से कहने लगी कि क्यों मुस्लिम लेडीज़ ये काम नहीं कर सकती। तो तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि आगे चलकर मुझे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, क्योंकि एक कॉमन फील्ड है, या तो मैं एक IAS या IPS ऑफिसर या फिर एक पायलट बनूंगी। ये गोल मेरे दिमाग में 9th स्टैंडर्ड से था और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत के साथ मैंने इस चीज़ को अचीव किया है अभी। अपनी शुरुआती दिनों की पढ़ाई और पायलट ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। मैंने अपनी स्कूलिंग न्यू स्कूल आइजा मलकपेट से की थी, जहाँ पर ये मोटो था कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है एविएशन इंडस्ट्री में कि एक पायलट बनने के लिए जो खर्चा आता है वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो वो जो मोटो था मेरे स्कूल का, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो मैं अपने दिमाग में रखते हुए ये चीज़ आप बोल सकते हो कि होप और बिलीव जो मेरी थी एक पायलट बनने के लिए, उस चीज़ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और रही बात मुस्लिम बैकग्राउंड की, तो लड़कियों को 10th या 12th की पढ़ाई तक जब लड़की कर लेती है, उसके बाद माँ बाप ये सोचते हैं कि क्यों इतना खर्चा करें। खास करके एक पायलट बनने के लिए जो खर्चा आता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। पहले जब मैं इनिशियली ज्वाइन की थी तब राजस्थान, दिल्ली वगैरह में स्कॉलरशिप मिलती थी, मतलब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जब ज्वाइन करी तब आंध्र प्रदेश था, तब कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी एक पायलट ट्रेनिंग के लिए। बस ये गोल था मेरे दिमाग में कि मुझे बनना है, रास्ते खुद ब खुद अल्लाह ताला बनाएगा। ये जुस्तजू के साथ मैंने काम किया और इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद मैंने इंटरमीडिएट में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड लिया, ये सोच के कि पायलट बनने के लिए ये मैंडेटरी है कि आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो 12th ग्रेड होता है उसके साथ ही आप एक पायलट बन सकते हो। बगैर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आप एक पायलट का गोल अचीव नहीं कर सकते। तो वो चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। जैसे मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, जब मैं दोस्त मतलब बातचीत होती थी कि क्या बनना है, लोग बोलते थे कि इतना आसान है कि मुस्लिम्स में पायलट, मतलब आज तक तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड में कोई किसी ने नहीं किया और इस चीज़ की मालूमात भी बहुत कम होती थी, बहुत कम लोग करते थे कोर्स। तो मैंने एक साल 2006 में मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। जैसे मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, ये चीज़ मैंने अपने माँ बाप को बताई कि मुझे ऐसे करना है। उन लोग का काफ़ी सपोर्ट रहा, दुआ रही कि वो लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और नॉर्मल फैमिली अफोर्ड करना इज़ नॉट दैट इजी। मम्मी पापा ये बोले कि आप इंटरमीडिएट करने के बाद में अभी एमसेट कोचिंग क्लास, एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पर सियासत डेली न्यूज़पेपर की तरफ से फ्री एमसेट क्लासेस होती थी, तो वहाँ पर मेरा एनरोलमेंट करवाया मम्मी पापा ने, ये बोल करके इंजीनियरिंग के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, एटलीस्ट इंजीनियरिंग तो कर लो। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे पायलट बनना है, चाहे मैं एक इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से रहूं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। इंजीनियरिंग करके मैं अगर गेन कर लूं अमाउंट तो मैं बन जाऊं। लेकिन अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया, वहाँ पर मेरा जो गोल था उसको एक रास्ता, एक दिशा मिल गई। जब मैं गई वहाँ पर तब एक इंट्रोडक्शन सेरेमनी थी, वो इनॉग्रेशन सेरेमनी जिसमें मुझे इंट्रोडक्शन करना था वहाँ के एडिटर इन चीफ सियासत डेली न्यूज़पेपर शाहिद अली खान सर का। जब मैंने उस इनॉग्रल सेरेमनी को अंजाम दिया, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हो। मैंने बोला कि मुझे पायलट बनना है, लेकिन मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी नहीं है कि मैं उस एम को हासिल कर सकूं। तब से लेकर CPL करने तक का सियासत का मेरे साथ सपोर्ट रहा और मैंने 2013 मार्च में CPL हासिल किया। आपकी कामयाबी का राज क्या है? खुद एतमादी और अपने आप पर भरोसा। ये दो चीज़ें ऐसी है कि आप चाहे कुछ भी करो, दुनिया में लोग कुछ भी बोले, वो आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर लोग बोलते हैं और उससे आप अफेक्ट होते हो तो आप बेवकूफ़ हो। आपके ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। आपके घर में आपके साथ कौन कौन है? मैंने जब CPL किया 2013 में, उसके बाद एक और रुकावट थी। अप एंड डाउन तो लाइफ में लगी है। एक और रुकावट ये थी कि CPL का खर्चा लगभग 17 to 18 लाख आ गया था। वो सारा खर्चा सियासत डेली की तरफ से हुआ था।
जब मेरा लाइसेंस आया तब एक और चीज़ मेरे सामने रुकावट बन के आई कि मुझे एक एयरलाइन में जॉब लेने के लिए मल्टी इंजन रेटिंग और टाइप रेटिंग, 2 कोर्सेज का लगभग कॉस्ट आ रहा था 35 to 36 lakhs, वो मेरे पास नहीं थे। और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को करना इज़ नॉट दैट ईजी। तो मैं 2013 मार्च में जैसे ही CPL कंप्लीट हुआ, एक प्रपोजल आया कि शादी करनी है। माई एज वॉज अराउंड 25 एट दैट टाइम। तो मम्मी पापा ने बोला कि शादी ऐसे घर में हो जहाँ पर लेडी वर्किंग वुमेन्स हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास जो है वो एक स्कूल में लेक्चरर थी, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है शी यूज्ड टू वर्क फॉर सत्यम एट दैट टाइम। तो माई फादर गेव प्रेफरेंस टू अ फैमिली वेयर वुमेन work so that I get support in future, so that I can reach my goal in future. There was like, without any thought, I said, okay, fine, I'll get married. Once I got married, I was expecting a baby in 2015. So randomly, the Hindi newspaper person J.S. Iftikhar approached me and asked me that give me a bite कि हम लोग वुमेन्स डे पर उसको रिलीज करना चाह रहे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। आप मतलब इतनी मेहनत करने के बाद एज अ वुमेन आप क्यों जॉब नहीं कर रही हैं? मैंने बोला कि मेरे पास इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है अभी 35 to 36 lakhs का। तो मेरा आर्टिकल आया द हिंदी न्यूज़पेपर में, और वो आर्टिकल पढ़ा फारूक हुसैन सर MLC और जायद अली खान सर के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने, और CM सर ने खुद उस आर्टिकल को एक नज़र पड़ गई उनकी। मुझे अप्रोच किया कि क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम आई है। मेरा सब कुछ जेन्युइन था, और इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी ऑफिसर्स घर आए, देखे कि क्या प्रॉब्लम है। देन CM सर ने एक GO जारी किया था कि मुझे स्कॉलरशिप दी जाएगी मल्टी इंजन और टाइप रेटिंग करने के लिए। जैसे ही मैं 2015 जून में मेरे को लड़की हुई, अभी एक लड़की की मदर हूँ मैं, और 2015 के बाद मैंने 6 months का लीव पीरियड लेकर मल्टी इंजन के लिए अप्लाई किया। न्यूजीलैंड गई बेटी को लेकर, वहाँ की ट्रेनिंग 15 days की थी, वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट कर आई। दिल्ली गई, वहाँ से एंडोर्समेंट लिया मल्टी इंजन का। जैसे ही मल्टी इंजन एंडोर्समेंट हुआ उसके बाद मैंने फिर अप्रोच किया CM सर को फंड रिलीज के लिए। सेकेंड टाइम फंड रिलीज हुआ टाइप रेटिंग के लिए। मैंने टाइप रेटिंग की बहरीन से GA गल्फ एविएशन एकेडमी। जैसे ही एविएशन एकेडमी से मैंने कंप्लीट किया एयरबस 320 की टाइप रेटिंग ली। उसके बाद और एक क्वेश्चन था कि टाइप रेटिंग के बाद अब एयरलाइंस में एग्जाम्स देने पड़ते हैं। दिल्ली में रही 9 months, 6 months बेटी साथ थी। उसके बाद मैंने हैदराबाद में मेरे मम्मी के पास उनको छोड़ा। जैसे ही कंप्लीट किया 2018 अप्रैल 26 अप्रैल, दैट वाज अ डे चेंज इन माय लाइफ कि मेरा जॉब लगी इंडिगो एयरलाइंस में एज अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर। So from 2018 I have an approval letter, but I got a joining in Feb 2019 due to certain reasons and company procedures. So I'm working as a junior first officer in Indigo for time being. नाजरीन, अब रुकते हैं छोटे ब्रेक के लिए। और फैमिली को कैसे बैलेंस करती है? होता यह है कि इंडिगो एक ऐसी एयरलाइन है जो बहुत ही ऑपरेशनल है। हम लोग को शेड्यूल मिलता है एवरी मंथ की 20, मतलब जैसे फेब है अभी, मार्च की 1st टिल मार्च 30th का शेड्यूल हमें मिलता है फेब 25th या 26th को, इट डिपेंडिंग ऑन दी रोस्टर। तो रोस्टर जैसे ही आ जाता है तो आई प्लान अकॉर्डिंगली। और रही बात ले ओवर, कभी ट्रेनिंग पीरियड में या फिर फ्लाइंग टाइम में भी ले ओवर, मतलब जैसे यहाँ से मैं दिल्ली गई, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू अगर दिल्ली में मुझे रुकना पड़े तो आई हैव टू स्टे। तो इट मेन चीज़ है फैमिली सपोर्ट। माई हस्बैंड इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, तो माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, माई in-laws are very supportive. My in-laws place and my mother's place is around 1 kilometer. That is a positive advantage for my daughter. तो मेरे को एक तसल्ली होती है कि मैं सेफ जगह पर लड़की को छोड़कर आई हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में कि मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए एज अ पायलट। तो मुझे सपोर्ट मिलता है फैमिली और इन-लॉज से, दोनों से, बेटी को टेक केयर करने का। आप अपनी बेटी को आगे क्या करवाना चाहती हैं?
मेरा इरादा जैसे कि मैं तो पायलट बन गई, अगर उनका इरादा सेम पायलट बनने का है तो इंशाल्लाह बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन मेरा टारगेट एज अ मदर कि वो एक IAS ऑफिसर बने। बट मैं उनको ये तरजीह नहीं दे दूंगी कि बस ये बन जाओ। इट डिपेंड्स ऑन हर कैपेबिलिटी एंड इंटरेस्ट एंड नॉट प्रेशराइज हर। आने वाले दिनों में आप करियर को किस तरफ लेके जाना चाहेंगे? मेरा नेक्स्ट गोल इज टू बिकम अ कैप्टन, बिकॉज फॉर टाइम बीइंग आई एम वर्किंग एज अ JFO, then I'll be upgraded to a first officer, then I'll be upgraded to a captain. For that I have to clear 3 examinations of DGCA papers and 2 oral. Then after I have to undergo certain company exams and all. So it's a process of around 4 years from now, inshallah. आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन क्या रहा आपके मंजिल को लेकर? इनिशियल स्टेजेस में तो मतलब जब स्कूल में थी तब 10th स्टैंडर्ड में यूजुअली फेयरवेल पार्टीज होती थी, तो उसमें सवाल किए जाते थे कि आगे चलकर क्या बनना है। तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी क्रेजी कि इट्स नॉट दैट इजी फॉर अ मुस्लिम गर्ल टू अप्रोच सो हाई एंड वेदर रात में एनी टाइम आपको जाना पड़ेगा, कैसी बात कर रहे हो, कैसे बनोगे पायलट। लेकिन एक चीज थी, माँ बाप का जो सपोर्ट रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। तो माँ बाप मेरे सपोर्टिव थे कि बेटा जो भी करना बस इन्फॉर्म करना। तो आजकल मतलब मैं अपने खुद बेटी के साथ यही बोलती हूँ कि जो भी चीज़ हो, अगर वो चीज़ गलत हो या सही आपको पता नहीं होती है। आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको खुद को पता नहीं है कि वो चीज़ सही है या गलत है। तो जब भी मैं बोलती थी तो मम्मी पापा ये बोलते थे कि अगर अल्लाह ताला रास्ता बनाया तो तुम ज़रूर बनोगी, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो फैमिली सपोर्ट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। अभी भी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे एक मेंटल टेंशन नहीं होता है कि मैं एक मेड के पास या किसी के पास बेटी को नहीं छोड़ती हूँ, या तो मैं अपनी मम्मी के पास छोड़ती हूँ या तो मेरे हस्बैंड के मदर के पास छोड़ती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फैमिली सपोर्ट, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो टीचिंग जॉब हो या फिर कोई भी जॉब हो। एज अ वुमन इट्स नॉट दैट इजी टू लीव योर चाइल्ड एट होम विदाउट योर पर्सनल टेक केयर। अगर आपको मौका मिले वक्त के पीछे जाने का, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप बदलना चाहेंगी या उसको अलग तरीके में करना चाहेंगी? मैं इनिशियली जब एविएशन एकेडमी ज्वाइन की थी तब मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। 1 ईयर लग गया था मुझे इस चीज़ के बारे में मालूमात करने के लिए। तो मेरा ये है गोल कि इन फ्यूचर अगर मैं पिछली ज़िंदगी में जा सकूँ तो एक प्रॉपर नॉलेज इस चीज़ के बारे में अगर मुझे होती तो आई वुड हैव सेव टाइम एंड प्रॉपर अप्रोच अगर होता मेरे पास उस दरमियान। तो समटाइम्स आई रिग्रेट कि क्यों हुआ ऐसे, तो मैं टाइम सेव कर सकती थी। नाजरीन, अब रुकते हैं छोटे। आई एम श्योर ऐसे कोई मोमेंट्स होंगे जहां आप मायूस होते होंगे, उस वक्त आप अपने आप को इंस्पायर्ड कैसे रखती हैं? There is one quote which I came across कि work hard in silence so that आगे चलकर जब आप कुछ भी चीज़ हासिल करो उसमें रुकावटें तो आएंगी ही आएंगी, चाहे वो कोई भी फील्ड रहो। रुकावट के साथ, हिम्मत के साथ अगर आप आगे बढ़ो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। अपने आप में अगर पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन, जो कभी ज़ाया नहीं जाती। एजुकेशन के साथ इंसान वो सारी चीज़ चेंज कर सकता है, ना ही सिर्फ अपनी घर की हद तक बल्कि सोसाइटी की हद तक भी। एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन बदलाव लाता है, ना ही सिर्फ आपकी निजी ज़िंदगी में बल्कि ज़ाती ज़िंदगी ही नहीं अफेक्ट करती है एजुकेशन से, बल्कि तमाम नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वो एजुकेशन के बेसिस पे होती हैं। तो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा तरजीह देती हूँ हर जगह के। ना ही ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है नॉर्मली लड़का और लड़की में, वो अब पहले से अब कंपेयर करने पर बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। मैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ, वुमेन कॉन्फ्रेंसेस में, जहाँ पर मैं ऐसी लड़कियों से भी मिलती हूँ जो बहुत ही इंस्पायर होती हैं, आइडल बनाकर। मतलब वो लोग बोलते हैं कि हमने मेरे रूम में आपका फ़ोटो लगाया रखा है,
वो चीज़ बहुत मायने रखती है। वो चीज़ सिर्फ अल्फाज नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखती है वो चीज़ कि कोई मुझे इतनी तरजीह दे रहा है। इट्स नॉट दैट इजी टू रीच समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट। योर हार्ड वर्क विल पे यू। 200 घंटे की फ्लाइट के बाद ऐसी कोई बात जो आपके जहन से ना निकली हो? इनिशियली जब मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था तब मैं एज अ पैसेंजर भी ट्रैवल नहीं की थी एयरक्राफ्ट में। तो मेरे फर्स्ट एयर एक्सपीरियंस जो मैंने पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठी वो ट्रेनिंग की पीरियड में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो वो चीज़ मुझे हमेशा एक रिमार्केबल एंड मेमोरेबल मोमेंट लगता है। वी एक्सपेडिशन की उड़ान की ब्रांड एम्बेसडर बनने के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली वी एक्सपेडिशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक ऐसी लड़कियों को हेल्प कर रहा है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रखते हैं। जैसे कि मैं इनिशियल स्टेजेस में फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं थी मुझे और एक पायलट बनना चाहती थी। तो दोज पीपल सेलेक्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस स्मॉल विलेजेस where girls have the capability to become a pilot but they can't afford it. So they gave me a call. They told me that हम आपको एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाह रहे हैं, पर आप माही एक एयरक्राफ्ट है जो उन लोगों ने इन्वेंट किया है और दे वांट टू कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज थ्रू दैट एयरक्राफ्ट। इट्स अ टर्बो एयरक्राफ्ट बट अ वेरी स्मॉल एयरक्राफ्ट। They asked me initially to become a brand ambassador and go to different places, but I said no, I want to become a pilot, मतलब commercially, and I want to reach the cockpit of Airbus 320 because at that time मैंने टाइपराइटिंग कर ली थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो लोगो स्लोगन है वो मेन मोटो था मेरा, and I worked as a social worker for that particular organization and I feel very proud to get associated with that particular organization as a brand ambassador. आज अपने आप को इस मुकाम पर देखकर कैसा महसूस कर रही हैं? पहले तो मैं ना ही सिर्फ अपने आप का बल्कि मेरे पेरेंट्स का पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में इतना सपोर्ट मिलना इज़ नॉट दैट इजी। सेकंड चीज़, मैं जाहिद अली खान थिएटर ऑफ सियासत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि XYZ पर्सन मुझे जिस पोजीशन पे मैं थी उससे इस मुकाम पे आना वाज नॉट दैट इजी। तो उनके बगैर सपोर्ट के मैं यहाँ नहीं पहुँच सकती थी। तीसरी चीज़ थी कि उनके दोस्त अहबाब और गवर्नमेंट ऑफिशियल स्पेसिफिकली MJ अकबर सर, उमर जलील सर और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है अभी KCR सर, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेने पर मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी कामयाबी मेरी अकेले की नहीं होती है। तमाम लोग जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और इस मुकाम का मैं अल्लाह ताला से बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। एक पायलट को अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बेसिकली एवरी ईयर हम लोग का मेडिकल होता है 40 इयर्स तक का। तो उसमें CBP और CUE जैसे टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक सेंटर टेस्ट से हम लोग को एवरी 5 इयर्स हम लोग को बेंगलोर, दिल्ली या फिर जोरहाट जाकर करवाना पड़ता है एवरी 5 ईयर, एंड एवरी 1 ईयर हम लोग लोकली हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली कहीं भी जाकर करवा सकते हैं। तो एवरी ईयर मेडिकल फिटनेस इज मेन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप योर लाइसेंस अपडेटेड। और रही बात लाइसेंस की, तो एवरी 5 इयर्स लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन योर फ्लाइंग एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज। तो लाइसेंस भी रिन्यू होता है और मेडिकल भी रिन्यू होता है। लास्टली आप ये बताइए कि लड़कियों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि होप और बिलीव दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ अगर आप रखते हुए अपना हार्ड वर्क करो, ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है। ये चीज़ मायने रखती है कि आप में कितना डिटर्मिनेशन है आपके गोल को हासिल करने का। रास्ते खुद ब खुद ऊपर वाला बनाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कोई एक चीज़ पर्टिकुलरली अगर आप गोल रखते हो कोई चीज़ का, तो उसको दिल से करो और दिल से मेहनत की जाए उस चीज़ को हासिल करने की, तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो उम्मीद है आप ये वीडियो सुने होंगे, आपको पसंद भी आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो खैर मेरी यही दुआ है, हर दुनिया के कोई भी इंसान होने दो, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान होने दो, मेरी सबके लिए हमेशा यही दुआ है वो खूब अपना तरक्की करे, अपने सपनों को पूरा करें
और खूब मेहनत करें और खुशहाल रहें। अपना मनपसंद का जॉब या बिजनेस कुछ भी करें और खुश रहें। अपने सपनों को सच करें। हमेशा मैं दुआ करता हूँ, आज भी यही दुआ कर रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान से लेकर के दुनिया के हर कोने का इंसान खुश रहे और अपना गोल, अपना अचीव पूरा करे, अपने सपनों को पूरा करे। तो इसी के साथ मैं आज यहीं पे रुकता हूँ और आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ, ये वीडियो जितना शेयर करें ताकि और लोगों को कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा, तो उनका भी एक हिम्मत, हौसला बढ़ेगा, वो भी अपने लाइफ में कुछ करने का सोचेंगे। तो खैर वीडियो बहुत लंबा हो गया, चलिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।